हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे इनिशियल कंसेप्चुअलिटीज को करने के बाद और एक डेमो करने के बाद उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। अब हम बाद में देखेंगे जब हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं तो कई तरह की एडजस्टमेंट्स का हमें सामना करना पड़ेगा। और उन एक एडजस्टमेंट्स में अब हम पहली एडजस्टमेंट की बात करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस की। तो अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉसेस होगा तो तब क्या ट्रीटमेंट होगा ये देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देखें, इसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की चर्चा करेंगे। कहता है बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ए 31/3/2023। अगर किसी की बुक में 25 लिखी है तो 25 कर लेना, करेक्ट। आगे कह रहे हैं, अब जहां तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इस क्वेश्चन में भी तकरीबन डेटा आपको उन्हीं क्वेश्चन की तरह मिलेगा जो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन 1 में रखा था और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में रखा था। इस क्वेश्चन में भी एच लिमिटेड जो है उसकी शेयर कैपिटल 10 लाख की है और एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है। एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल जो है वो 5 लाख की है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय मैंने कहा खास तौर से सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैपिटल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और एक शेयर कितने का है इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर एस लिमिटेड के कितने हैं, 5000 शेयर है। उसके अलावा फिर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल के बाद शेयर रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस में अभी एक ही आइटम मिला करके मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व, लेकिन वो एक ही आइटम है, करेक्ट। जनरल रिजर्व 6 लाख रुपए का एच लिमिटेड का है और 5 लाख रुपए का पीएनएल और जनरल रिजर्व मिला करके एस लिमिटेड का है। लायबिलिटीज 4 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख की है। तुमने देखा डेटा अभी तक वही चल रहा है, करेक्ट। नॉन करेंट एसेट्स फिर तुम्हें दिए हुए हैं एसेट साइड में, जिसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो 12 लाख के हैं और उसके अलावा 10 लाख के हैं। फिर मेन चीज है कि इन्वेस्टमेंट, अब की बार 4000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं एस लिमिटेड के, किसने, एच लिमिटेड ने, और कितना पैसा हमने पे करा है 4000 शेयर खरीदने के लिए, 7 लाख। ये जो आउटर कॉलम में फिगर लिखी रहती है वो ये शो करती है कि हाउ मच एक्चुअली यू हैव पेड टू एक्वायर दी शेयर्स। तो 4000 शेयर्स एक्वायर करने के लिए आपने 7 लाख रुपीस दिए। फिर करंट एसेट्स है, उसके अंदर मैंने कोई कैटेगरीज नहीं दी है, 1 लाख और 5 लाख। तो तुमने देखा कि डेटा अभी तक ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। हम धीरे धीरे चैप्टर को ओपन अप करने की कोशिश करेंगे। फिर कह रहा है एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर इन एस लिमिटेड ऑन 1/7/2022। अगर किसी के नोट्स में हो सकता है कि बैलेंस शीट की डेट 31/3/2025 हो, तुम एक काम कर लो, बैलेंस शीट की डेट किसी को 25 करनी है तो 25 कर लेना, और नहीं तो मैंने अभी इन्हीं डेट्स को लिया। 1/7/2022 बैलेंस शीट की डेट जो यहां पर है वो 31/3/2023 है और अब की बार आपने एक्वायर कब करा है, 1/7/2022 में। तो इस क्वेश्चन में जो एक्वायरमेंट है, जब आपने कंट्रोल एक्वायर करा तो अब आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए कि ये मिड ईयर परचेज का केस है। मिड ईयर परचेज का मतलब है अकाउंटिंग ईयर 1/4/2022 से स्टार्ट हो रहा है, 31/3/2023 को खत्म हो रहा है। तो अब की बार हमने ईयर की बिगनिंग में कंट्रोल एक्वायर नहीं करा। वो कहता है कि हमने जो शेयर्स खरीदे 1/7/2022 को खरीदे और बिकॉज 5000 में से 4000 शेयर हमने खरीद लिए तो इस दिन हमारे पास कंट्रोल आया है। उसके अलावा फिर उसने ये दिया हुआ है और मैंने आपको बताया था ये इंफॉर्मेशन हमेशा गिवन होगी। सब्सिडियरी कंपनी के जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व में क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है। अब उसके बारे में उसने लिखा है कि ये बैलेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व का सब्सिडियरी कंपनी का ईयर की बिगनिंग के दिन 1 लाख रुपीस का है। अब इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, अब वो कह रहा है ऑन 28 जून गुड्स वर्थ ₹70,000 गॉट डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 20,000। 70,000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, 20,000 का क्लेम मिल गया, तो नेट लॉस 50,000 का हो गया। कभी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस हो, पहले तो ये एबनॉर्मल लॉस है कैसे पता लगा, क्योंकि लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड, करेक्ट। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो नेचुरल है ये एबनॉर्मल लॉस है। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये एबनॉर्मल लॉस का केस है। अगर कभी क्वेश्चन में दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस तो तुम्हें ये डेट पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सी तारीख को एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस 28 जून को हुआ है और जून जो है वो जुलाई से पहले आता है। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस एक्वायर करने की डेट से पहले हुआ है, तो इसका भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस जो है वो इस तारीख को हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना शुरू करा, तो क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो जाहिर है मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होती है और आपको मालूम है कि मुझे डिटेल में क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की आदत है।
तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि, और याद ये रखना कि अप्रोच अपना चेंज नहीं करना चाहिए। एक बार आपने जो अप्रोच पकड़ लिया ना, उसी अप्रोच से सारे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है या 4 है, जस्ट लेट मी सी। ये क्वेश्चन नंबर हमने जो लिया, क्वेश्चन नंबर हमने पहले तो 4th को लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जरा इसको हम ध्यान से पहले देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो मेन पॉइंट है पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जब हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं, मैंने कहा कि सबसे पहले आपको एनालिसिस करना चाहिए। अब एनालिसिस करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सी डेट है अकाउंटिंग ईयर की जिस दिन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। अगर बैलेंस शीट की डेट हम 31/3/2023 को लेके चलेंगे तो जाहिर है कि ईयर की बिगनिंग की डेट 1/4/2022 की होगी। एक तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, नंबर 1। इस चीज के बाद फिर आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कौन सी डेट है जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा था। इस क्वेश्चन में उसने दिया था कि कंट्रोल जो आपने एक्वायर करा है 1/7/2022 को करा था। कई बार अब मैं बता चुका हूं, इसका मतलब कंट्रोल एक्वायर करने से जो पहले का पीरियड है जिसको प्री एक्विजिशन पीरियड कहेंगे वो 3 मंथ्स का है, और कंट्रोल एक्वायर करने के बाद से लेकर के अकाउंटिंग ईयर के एंड तक का जो पीरियड है उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड आपका 9 मंथ्स का है। बिकॉज इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस कौन सी डेट को हुआ वो भी आपको देखना चाहिए। यानी कि एबनॉर्मल लॉस, डेट से मेरा मतलब है कि कौन से पीरियड में हुआ। तो एबनॉर्मल लॉस प्री एक्विजिशन पीरियड में इस क्वेश्चन में हुआ है, और 70,000 का लॉस था, 20,000 इंश्योरेंस क्लेम तुम्हें मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट लॉस है वो 50,000 रुपीज का है। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद फिर स्टेप नंबर 2 में हम जो करते हैं वही चीज हमने इसमें भी करी, डिग्री ऑफ कंट्रोल। और डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए हम यही देखते हैं सब्सिडियरी कंपनी के टोटल कितने शेयर हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, फटाफट तुमने उनको नोट करा। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, तो जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 5,000 शेयर है। अब 5,000 शेयर में से हमारे पास कितने शेयर है, हमने एसेट साइड में देखा था 4,000 शेयर हैं। 1,000 शेयर इसका मतलब अदर शेयर होल्डर्स हैं जिसको कि तुम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हो। तो इसका मतलब 4/5 कंट्रोल नेट एसेट्स में आपका है और 1/5 कंट्रोल जो है वो अदर शेयर होल्डर यानी कि माइनॉरिटी का है। इस स्टेप को करने के बाद फिर हम जनरली जो अगला स्टेप करते हैं, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम करते हैं एनालिसिस। अब मैंने एनालिसिस करना शुरू करा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में वैसे मैंने पीएनएल ही लिखा, पीएनएल और जनरल रिजर्व मिला करके ही दिया हुआ है। तो एनालिसिस ऑफ पीएनएल एंड जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ऑफ सब्सिडियरी कंपनी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं वो सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सब्सिडियरी कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस कितना था। इसके लिए आपको अपनी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस पहले तो आप आराम से नोट कर लें। अब ये देखें कि ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे लिखा हुआ था कि 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू? तो 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस भी आपने नोट कर लिया। तो अब आपको पता लग गया कि 1 लाख जो है 1 लाख का ही बैलेंस दिया हुआ है ना। एक बार फिर से मैं चेक कर लूं। हाँ जी, 1 लाख का ही बैलेंस है। एक में मुझे डाउट है इस वाली फिगर में, जरा मैं नीचे भी चेक कर लूं कि मैंने उसी हिसाब से सॉल्व करा या नहीं करा। तो 1 लाख का ही ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस पहले तो हम जैसा कि नोट करते हैं, हमने नोट करा तो हमें पता लग गया कि सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में 4 लाख का प्रॉफिट तो कमाया। नॉर्मली हम ये करते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस होगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस हो तो सबसे पहले डिफरेंस देखने से पहले आप क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस में एबनॉर्मल लॉस ऐड करेंगे। और एबनॉर्मल लॉस नेट अमाउंट आपने, नेट अमाउंट से मेरा मतलब है एबनॉर्मल लॉस 70 का हुआ था, 20,000 का इंश्योरेंस क्लेम था, तो नेट लॉस जो है 50,000 का है। तो 50,000 जो है वो मैं क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करूंगा। जाहिर है कि कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे सर ये ऐड क्यों करा जा रहा है। आपको मालूम है कि इस साल ये एबनॉर्मल लॉस हो चुका है
और लॉस तो करीब 28 जून का ही हो गया था, और बैलेंस शीट बन चुकी है, बैलेंस शीट ईयर के एंड में बनी होगी और ये बैलेंस शीट हमारे सामने है। तो बैलेंस शीट में जो सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नजर आ रहा है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद नजर आ रहा है। तो पहले मैं जब एबनॉर्मल लॉस दोबारा से ऐड कर रहा हूं तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना होता। तो ये देखने के लिए मुझे पहले क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करना पड़ेगा। तो अब क्लोजिंग बैलेंस 5,50,000 है। सबसे पहला काम तो एबनॉर्मल लॉस को आपने क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करना है, ये पहला ट्रीटमेंट है। अभी दूसरा ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा, एक और ट्रीटमेंट होगा। अब आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करेंगे। तो इससे आपको ये पता लग गया कि ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट, ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट से मेरा मतलब है अकाउंटिंग ईयर की बिगिनिंग से अकाउंटिंग ईयर के एंड तक का प्रॉफिट। यानी कि अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो मेरा इस साल का प्रॉफिट 4.5 लाख का होता। 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, 4.5 लाख रुपए मैंने ईयर में कमाए, तो तभी तो क्लोजिंग बैलेंस 5,50,000 आएगा। तो पहले तो एबनॉर्मल लॉस आपने क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करना है, और ऐड करने के पीछे मकसद ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, बिकॉज ये एबनॉर्मल है, बार बार होने वाली चीज नहीं है। तो अगर ये लॉस नहीं होता तो हमारा ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना होता। अब एक बार जब ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट आ जाता है तो हम उसको प्री और पोस्ट में बांटते हैं। अब आप इसको प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में जैसे बांटते हो वैसे ही आपने यहां पर भी इसको सेग्रीगेट कर दिया। अब प्री एक्विजिशन पीरियड 3 मंथ्स का है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 9 मंथ्स का है। तो 4,50,000 का पहले तो मैं 3/12 देख लूं कितना आता है। 4,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 1,12,500। यानी कि 4,50,000 का 3/12 में करूंगा तो 1,12,500 ये आ गया। कितना आ गया? 1,12,500। अब माइनस कर देंगे तो 9/12 जो आ जाएगा 4,50,000 का, डेट विल बी इक्वल टू 3,37,500। तो इस तरह से पहले तो आपने क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस को, नंबर 1। क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करने के बाद आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि करंट अकाउंटिंग ईयर में सब्सिडियरी कंपनी ने कितना एक्चुअली में कमाया, 4,50,000। उसको आपने डिवाइड करना है। एक बार जब आपने डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, अब आप ये देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस कौन से पीरियड में हुआ है। कौन से पीरियड में हुआ है एबनॉर्मल लॉस? सर, प्री एक्विजिशन पीरियड में हुआ है। तो जिस पीरियड में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अब आप क्या करेंगे, जिस पीरियड में एबनॉर्मल लॉस हुआ है उस पीरियड के हिस्से में से उसको माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस इस केस में 50,000 का है। अब मैं ये एबनॉर्मल लॉस जो है प्री एक्विजिशन वाले प्रॉफिट में से माइनस करूंगा। यानी कि अब कई बच्चे ऐसे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर आपने एक बार यहां पर ऐड करा, एक बार माइनस करा, तो नेट इफेक्ट तो सेम आया। नेट इफेक्ट सेम नहीं आया। आपको समझना यह है कि बेसिक पर्पस यहां पर यह है, हम ये देखना चाहते हैं कि एबनॉर्मल लॉस जिस पीरियड में हुआ है, तो बेसिक पर्पस यह है कि हम चाहते हैं उसी पीरियड का प्रॉफिट उसके इंपैक्ट को बियर करे, एंड फॉर दैट हमें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और आपके नोट्स में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जब आपने थ्योरी पढ़ेंगे तो मैंने वहां पर ये हर आइटम के, हर एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट भी लिखे हुए हैं। तो मैंने वहां ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस, नंबर 1, इट विल बी एडेड टू क्लोजिंग बैलेंस, एंड नंबर 2, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्री एक्विजिशन पीरियड if abnormal loss has taken place in the pre-acquisition period। और अगर एबनॉर्मल लॉस पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में हुआ होता तो फिर मैं क्या करता, 50,000 पोस्ट एक्विजिशन में से माइनस करता। समझ में आ गया? 1,12,500 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 62,500। तो 62,500 और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 3,37,500 रहेगा। बाद में जब मैं एनालिसिस टेबल बनाऊंगा तो पहले 3 महीने के प्रॉफिट आप मान के चलेंगे 62,500 के हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। जस्ट अलाउ मी टू हैव ए सिप ऑफ टी। तो इस तरीके से ये एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट समझ में आ जाना चाहिए। एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है? नंबर 1, इट विल बी एडेड टू क्लोजिंग बैलेंस। नंबर 2, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इन विच एबनॉर्मल लॉस हैज टेकन प्लेस। समझ में आ गया? अच्छा जी, ये चीज करने के बाद फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में एनालिसिस करते हैं।
एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एक्चुअली एनालिसिस टेबल बनाने का इनडायरेक्टली मतलब है कि हम ये देखना चाहते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने के थे। तो एनालिसिस टेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक तो मैंने यहां पर लिखा है एच लिमिटेड, और उसके बाद कई बच्चे जल्दबाजी में यहां पर सब्सिडियरी कंपनी लिख देते हैं। यहां तुम्हें माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना है और उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स भी हो सके तो लिख दिया करो। सबसे पहले तो आराम से पेशेंस के साथ यहां पर लिखना है क्या, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन मुझे नेट एसेट चाहिए, लेकिन नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए हम एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करने वाला अप्रोच अडॉप्ट नहीं करते हैं, हम इक्विटी अप्रोच करते हैं। इक्विटी अप्रोच में हम ये देखते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, और इसके लिए हमें कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल होगी ये माना जाएगा कि डेट ऑफ कंट्रोल के दिन भी शेयर कैपिटल उतनी ही थी, तो इसलिए शेयर कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, अब मुझे ये देखना है कि जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है। इसके लिए पहले तो आप ये देखें कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा था यहां पर जब एनालिसिस करा था 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि ईयर की बिगनिंग में तो 1 लाख रुपए का बैलेंस है, लेकिन कंट्रोल तो ईयर की बिगनिंग में नहीं हुआ, कंट्रोल तो 3 महीने के बाद हुआ। तो पहले 3 महीने का प्रॉफिट आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिसको मैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलूंगा। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमने देखा था 62,500 का है। अब आप खुद ही सोचो कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बिगनिंग की डेट को 1 लाख रुपए हैं और पहले 3 महीने में इतने प्रॉफिट कमाए गए। इसका मतलब डेट ऑफ कंट्रोल के दिन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 1,62,500 रुपीज का बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा जी, ये चीज करने के बाद तो हमें ये तो पता लग गया कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है। अब हम इसको टैली कर देंगे। अब जब मैं इसको टैली करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6,62,500। 6,62,500। अब ये टोटल आपके पास आ गया 6,62,500। 6,62,500। अब उसको मैं डिवाइड कर देता हूं पहले तो 5 से। तो इसका मतलब माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है वो 1,32,500 का है, 1/5, और 4/5 हो जाएगा 5,30,000। इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी या नेट एसेट 6,62,500 के हैं, और उसमें एच लिमिटेड का शेयर इतना है और अदर शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट इतने हैं। अदर शेयर होल्डर का मतलब माइनॉरिटीज। इज इट क्लियर टू यू? फिर मैंने बताया था जब हम ये टेबल बनाते हैं तो इस टेबल में आप पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी भी लिख लिया करो। पोस्ट एक्विजिशन, अब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्लिक जनरल रिजर्व, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने हैं पहले तो ये देखो। ये हमने लिखा हुआ है 3,37,500। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने 3,37,500 के प्रॉफिट कमाए। मैंने कहा इसको भी तुम सेग्रीगेट कर लिया करो, डिवाइडेड बाय 5। तो इसमें अदर शेयर होल्डर्स यानी कि माइनॉरिटीज का शेयर तो इतना बनेगा, और पेरेंट का शेयर होल्डिंग कंपनी का शेयर 2,70,000 बन जाएगा। ये काम करने के बाद अब आगे आपको क्या करना होता है। अगले स्टेप में मैं अब कई बारी आपको बता चुका हूं। अब जो अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 5, उसमें बेसिकली हम कंप्यूट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का बेसिकली मतलब है गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करना। क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी सब्सिडियरी कंपनी में तो कंट्रोल हासिल करने के लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी इनडायरेक्टली, इसका मतलब है कि मुझे क्या नफा और क्या नुकसान हुआ। तो इसके लिए हम पहले तो यहां पर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। तो हमने बैलेंस शीट में देखा था कि हमने सब्सिडियरी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करी तो 7 लाख रुपीस की हमने कॉस्ट अदा करी, 7 लाख रुपए हमने दिए। अब हम इसमें से क्या माइनस करते हैं, लास्ट क्लास से मैं लिखाते हुए चला आ रहा हूं, शेयर ऑफ एच लिमिटेड। जो पेरेंट है उसका कितना शेयर है, शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमें यह देखना पड़ता है कि सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं और उसमें हमारा शेयर कितना है, जो कि हमने कंप्यूट करा 5,30,000 है। तो 5,30,000 आपको पता लग गया। अब 5,30,000 आप इसमें से माइनस करेंगे
तो 1,70,000 जो है वो आपकी इस केस में क्या आ रही है, गुडविल आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की फिगर ज्यादा है। इसका मतलब आपने ज्यादा पैसा दिया और आपको बेनिफिट कम मिले। 1,70,000 के नेट एसेट जो है वो आपके हिस्से में आए, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गुडविल को कंप्यूट करने के बाद आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फिर हम क्या कंप्यूट करते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर मैं कंप्यूट करूंगा 6 स्टेप माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए हम पहले तो ये देखते हैं कि सॉरी मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट MI लिख दिया, कोई बात नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ जाएंगे आप। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हुए नेट एसेट्स कितने थे ये हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं एनालिसिस टेबल में, 1,32,500 के हैं। तो 1,32,500 की फिगर पहले तो आपने लिख दी। बस अब इसमें आप ये ऐड करें शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,37,500 का कमाया और उसमें से 67,500 माइनॉरिटीज को बिलोंग करता है। तो माइनॉरिटीज को बिलोंग करने के बाद हमें यह पता लग गया कि रिपोर्टिंग डेट को 2 लाख रुपीस की माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट है। क्योंकि अब क्वेश्चन में ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है तो मैंने इसकी बैलेंस शीट नहीं बनाई, मैं बैलेंस शीट आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं। तो मेन चीज मैंने आपको इसकी बताई, इसमें बेसिकली मुझे आपको एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बताना था। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 4th क्वेश्चन, इजंट इट। तो 4th क्वेश्चन की बैलेंस शीट मैं आपको दिखा देता हूं। ये सब वैसे मैंने यहां पर कराई हुआ है। ये आपने देखा कि गुडविल हमारी 1,70,000 की आई है, 2 लाख का माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया। अब जब बैलेंस शीट बनाते हैं, लास्ट सेशन से आपको बताया जा रहा है कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की यानी कि होल्डिंग कंपनी की हमें लिखनी पड़ती है, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि उसका यूज हम ऑलरेडी एनालिसिस टेबल में कर चुके हैं। फिर हम रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व है। सबसे पहले तो इसमें हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट में देखो, पहले तो आपने ये देखना है बैलेंस शीट कहां चली गई आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो होल्डिंग कंपनी है उसका P&L एंड जनरल रिजर्व का बैलेंस आपने पहले तो पिकअप करना है, 6 लाख रुपीस, करेक्ट। मैंने कई बार यह बता दिया है, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल, सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम है और सब्सिडियरी कंपनी में करी गई इन्वेस्टमेंट, इन 3 चीजों को हमने नहीं कंसीडर करना होता है। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी कहीं ना कहीं इधर उधर हम यूज कर चुके हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व पहले तो आपने होल्डिंग कंपनी का लिखना है। फिर सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल ड्यूरिंग द ईयर में, इस साल पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जितना भी प्रॉफिट कमाया, जो कि 3,37,500 का कमाया, उसमें आपका हिस्सा यानी कि पेरेंट का हिस्सा 2,70,000 का था, जो कि हमने देखा था। तो 8,70,000 ये जो फिगर आती है इसको तुम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, जो कि बाद में हम वही लिखेंगे। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी, जिसको माइनॉरिटी क्लेम भी कहते हैं, 2 लाख है, ये आपने वर्किंग नोट से निकाला था, वर्किंग नोट का नंबर लिख देना चाहिए। उसके अलावा हमें लायबिलिटीज दी थी, मैंने बताया था लायबिलिटीज से मिला करके लिख देनी है 4 लाख 5 लाख, तो टोटल 9 लाख आ जाएगा। अब जहां तक नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर अब यहां पर मैंने फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है, अब आप PPE लिख लेना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जो टेंजिबल हैं, जो बैलेंस शीट में दिए हुए थे 12 लाख 10 लाख, बस वो मिला करके आपने लिख दिए। अब आपको ध्यान रखना है कि वर्किंग नोट से आपकी गुडविल आई थी, तो इंटेंजिबल आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप गुडविल लिखें जो भी आपका वर्किंग नोट है। फिलहाल मैंने यहां पर W लिख दिया, वर्किंग इसका मतलब है, तो 1,70,000। और करंट एसेट आपने मिला करके लिख दिए, जिसको हम लाइन बाय लाइन एडिशन कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में आपने एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखा। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है? मैंने बताया कि एक तो हम क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करने के बाद फिर हम ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं, जिसको हम करंट ईयर का प्रॉफिट भी बोलते हैं। फिर उसको प्री और पोस्ट पार्ट में बांटा जाता है। फिर जिस पीरियड में एबनॉर्मल लॉस हुआ होता है, उस पीरियड के हिस्से के प्रॉफिट में से उसको माइनस करा जाता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक मेन चीज आगे आ रही है, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस इश्यू एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट।
तो अभी तक जो हमने ट्रीटमेंट देखे, एक तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखा, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बोनस इश्यू और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का ट्रीटमेंट भी देखेंगे। और आप याद रखें, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा ना, उसमें अधिकतर आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ध्यान से पहले तो इस बैलेंस शीट को देखें। अब वो क्या कहता है इस कंपनी की बैलेंस शीट में, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31/3/2023। तो मैंने डेट अब 23 ही रखी है। अगर किसी की बुक में 25 लिखी हुई है तो आप 25 डेट कर लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। या मैं 25 ही कर दूं, चलो क्वेश्चन को फ्रेश लुक लगता है, फिर 25 ही कर लो। अब आपने कह दिया तो मैंने भी कह दिया। फिर कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच। इक्विटी शेयर कैपिटल जो दी हुई है एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख और 5 लाख है। अब की बार देखो, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस के दो आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व। अब की बार ये अलग अलग हैं, तो अब की बार तुम्हें पीएनएल का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि सब्सिडियरी कंपनी के जो ये रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम है, इन दोनों का एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा एनसीएल का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं, वो 5 लाख की हैं, 3 लाख की हैं, इनको हमने बस मिला करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख देना है। करंट लायबिलिटी 8 लाख और 9 लाख, ये भी हम मिला करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? प्लांट एंड मशीनरी अनलेस एंड अंटिल अदरवाइज स्टेटेड, वैसे तो हम इसको मिला करके ही लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन है तो कुछ एडजस्टमेंट हमें इसमें करनी पड़ेगी। लैंड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लैंड हम सीधा मिला करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख देंगे। अब की बार आपने 4000 शेयर्स एक्वायर करे हैं और कितने रुपए में करे? 8 लाख रुपए, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी करंट एसेट 7 लाख और 15 लाख के आपको गिवन है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2025। अब मैंने सारी डेट जो है 25 पर फ्रेश लुक देने के लिए कर दी है। किसी की बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप भी डेट चेंज कर लो। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80% कंट्रोल ऑन 31/12/2024 कर लेना इसको। तो एच लिमिटेड ने 80% कंट्रोल एक्वायर करा 31/12/2024 को, करेक्ट, इन एस लिमिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, मैंने आपको बताया कि सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम होते हैं 99.99% उनके बारे में नीचे जरूर इंफॉर्मेशन दी होगी। तो उसने बताया सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड एज एट 1/4/2024, करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस जो सब्सिडियरी कंपनी का है। बहुत कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर जो डेट है वही रहने दो। कुछ कह रहे हैं सर 24 कर दो, बताओ क्या करना है। चलो अब जो 24 को ही, अब जो मैंने डेट कर दी है उसी के हिसाब से बढ़ो। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/4/2024 स्टूड एट ₹3 लाख। अब इस क्वेश्चन में ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो मैंने बोल्ड में भी लिखी हुई है, करेक्ट। अच्छा, अभी तो खैर मैं ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था, अभी एक मिनट, तुम लोगों ने ना मेरे को, हाँ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस जो है 1/4/2024 को 3 लाख का है, यानी कि ईयर की बिगनिंग में, और जनरल रिजर्व बैलेंस उस दिन 2 लाख का है। तो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी गिवन था, जनरल रिजर्व भी गिवन था, और उनके ओपनिंग डेट के बैलेंसेस भी हमारे पास हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर एस लिमिटेड मेड ए बोनस इश्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5 शेयर्स। अब ये बोनस इश्यू का क्या मतलब है, इसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। और वैसे आगे पूरा सेंटेंस है कि जो सब्सिडियरी कंपनी है उसने बोनस इश्यू करा है, हर 5 के बदले में 1 शेयर दिया है, और ये बोनस इश्यू उन्होंने जनरल रिजर्व के थ्रू करा है। इसके बारे में मैंने कहा मैं डिटेल में अभी बातचीत करूंगा। ऑन 31/12/2024, डेट आप भी चेंज करते रहे जिनकी बुक्स में डेट चेंज नहीं है। ऑन 31/12/2024 plant and machinery of S Limited was revalued by H Limited at ₹5,62,500, while its book value on 1/4/2024 was ₹5 lakh. अब ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? ऑन 31/12/2024 कहता है Plant and machinery of S Limited was revalued by H Limited at 5,62,500. तो इस क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका ताल्लुक रीवैल्यूएशन से है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका ताल्लुक बोनस इश्यू से। ये दो नई एडजस्टमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखेंगे, और एबनॉर्मल लॉस हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
अब ये पूरी लाइन का क्या मतलब है ये तो मैं बताऊंगा, एक बार मैंने और पढ़ दिया। 31/12/2024 ये वो डेट है जिस दिन कंट्रोल एक्वायर करा गया है। तुम्हें याद होगा कि ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें अपडेट्स चेंज करा दी हैं, चेंज मतलब रिवाइज करा दिए हैं। 31/3/2025 आपकी क्लोजिंग डेट है और 1/4/2024 ईयर की बिगनिंग की डेट है। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था 31/12/2024 ये आपकी डेट ऑफ कंट्रोल है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 9 मंथ्स प्री एक्विजिशन है और केवल 3 महीने जो हैं वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि 31/12/2024 को ऑन 31/12/2024 प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड, एच लिमिटेड ने जब प्लांट एंड मशीनरी के शेयर्स खरीदे, तो कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि हम आपके शेयर खरीद रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप जो वैल्यू हमसे मांग रहे हैं शेयर की, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसके लिए कई बार हम उनके एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। तो होल्डिंग कंपनी ने जब इन्वेस्टमेंट करी 31/12/2024 को, तो उस दिन होल्डिंग कंपनी ने एस लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करा 5,62,500 पर, 5,62,500 पर। पहले तो इस लाइन का ये मतलब है। आगे कहता है वाइल इट्स बुक वैल्यू ऑन 1/4/2024 वाज 5 लाख। अब सब्सिडियरी कंपनी की जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको हमने इस तारीख को 5,62,500 की वैल्यू पर एस्टिमेट करा, रीवैल्यू करा। लेकिन उसने बताया कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसकी बुक वैल्यू 1/4/2024 को 5 लाख की थी, इसकी बुक वैल्यू। तो ये तो जो लाइन दी हुई है मैंने केवल उसका मीनिंग बताया। अब इसका इंपैक्ट कैसे करेंगे या इसका इनकॉर्पोरेशन कैसे करेंगे ये देखने के लिए अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा। तो साथ साथ लिखना जरूर शुरू करें। हालांकि बहुत बच्चों की आदत है, एक्चुअली मेरे को लगता है ये रिवाइज्ड, ये सारे सॉल्यूशन तो देने ही नहीं चाहिए। कई बच्चे तो इसमें लिखते ही नहीं है और नहीं लिखे होगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने कई बार अब आपको कहा, आप मेरी बात नहीं मानोगे तो। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 5। अब जितना गुस्सा हमने करना था कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट लिखना शुरू कर दें। और क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए क्या, सबसे पहले तो आप जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपने करना शुरू करा, एनालिसिस करना शुरू करो, अपने आप करो। अब इस क्वेश्चन में जब मैंने एनालिसिस करा तो सबसे पहले तो डेट हमने 1/4/2024 की कर दी है। कोई लोग डेट नहीं चेंज करना चाहते तो उन्हीं डेट के हिसाब से मूव कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 31/3/2025 करेक्ट, ये क्लोजिंग डेट है। और कई बार अब मैं बता चुका हूं इस क्वेश्चन में कि ये जो है यानी कि 31/12/2024 ये आपकी डेट ऑफ कंट्रोल है या डेट ऑफ एक्विजिशन है, जिससे हमें यह पता लग गया कि पहले 9 महीने जो हैं वो प्री एक्विजिशन पीरियड हैं और बाद के 3 महीने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। करेक्ट, इस क्वेश्चन में अभी तक की जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी। फिर हम स्टेप नंबर 2 में जैसा कि हमेशा ही करते जा रहे हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल हमने कंप्यूट करा। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करने के लिए हमें करना क्या होता है, पहले तो हम ये देखें। डिग्री ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करने के लिए पहले तो सब्सिडियरी कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल है, 5 लाख। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर सब्सिडियरी कंपनी के कितने हैं, 5000। 5000 में हमारे पास कितने शेयर है सर, 4000 है। अदर शेयर होल्डर यानी कि माइनॉरिटीज के पास कितने हैं, 1000 है। तो कंट्रोलिंग रेशियो क्या हो गया, 4/5 एंड 1/5 हो गया। कंट्रोलिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया सर, सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स या इक्विटी हैं उसमें ये रिस्पेक्टिव इनका कंट्रोल या हिस्सा नजर दिखा रहा है। वेरी गुड। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनो। वैसे तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले आपको यही बताया कि हम इन 2 स्टेप को करने के बाद एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आइटम्स करते हैं, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का या जनरल रिजर्व का हम एनालिसिस करते हैं सब्सिडियरी कंपनी का। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन एनालिसिस है, जैसे कि इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो बेटर रहता है कि आप रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट पहले कर लें। और रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट ही सबसे क्लमजी, कहने के लिए आप कह लो सबसे क्लमजी या टफ ट्रीटमेंट है। तो एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो समझ लो आधा चैप्टर तो आपको ऐसे ही आ गया।
तो अब मैंने यहां पर लिखा रीवैल्यूएशन एनालिसिस। तो मैंने पहले रीवैल्यूएशन एनालिसिस स्टेप नंबर 3 में या स्टेप नंबर C में कर लिया। अब रीवैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना होता है, अब देखें यहां पर रीवैल्यूएशन एनालिसिस कैसे करते हैं। रीवैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो आप अकाउंटिंग ईयर को स्ट्रेच कर लो। जो अकाउंटिंग ईयर है हम देख ही चुके हैं कि जो क्लोजिंग डेट है वो 31/3/2025 की है और क्लोजिंग और ओपनिंग डेट 1/4/2024 की है, करेक्ट। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कौन से, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रीवैल्यूएशन किस एसेट का हुआ है। ऑब्वियसली जो रीवैल्यूएशन हो रहा है वो सब्सिडियरी कंपनी के किसी एसेट का हो रहा है। कौन से एसेट का हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी का हो रहा है। तो एक बार जब आपको ये यकीन हो गया कि इस पर्टिकुलर एसेट का रीवैल्यूएशन हो रहा है तो इमीडिएटली आपने अपनी बैलेंस शीट को देखना है। अब बैलेंस शीट को हमने देखा, ये बैलेंस शीट बनी हुई थी, एक सेकंड के लिए। हाँ, अब बैलेंस शीट में मुझे ये बताओ कि जो प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है सब्सिडियरी कंपनी की, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 4,50,000। यानी कि जिस एसेट का रीवैल्यूएशन हो रहा है सबसे पहले आप उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से मिलेगा। तो 4,50,000 आपने यहां पर लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस। इज इट क्लियर टू यू? ये रीवैल्यूएशन एनालिसिस प्लांट एंड मशीनरी का हो रहा है जो सब्सिडियरी कंपनी की है, 4,50,000। अब ये बताओ उसकी बिगनिंग की बुक वैल्यू कितनी थी? ये तुम्हें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जरूर दी होगी। आपको याद भी होगा जब मैं आपको ये बता रहा था तो मैंने तब भी बताया था कि बिगनिंग की डेट को उस एसेट की बुक वैल्यू 5 लाख की है, वो तुम्हें क्लियरली दिया हुआ है। तो बिगनिंग की डेट को प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5 लाख रुपए की है, जबकि क्लोजिंग वैल्यू 4.5 लाख रुपए की है। सब्सिडियरी कंपनी के जो प्लांट एंड मशीनरी में आइटम है 4,50,000 उसका क्लोजिंग अमाउंट है और बिगनिंग की डेट को उसका अमाउंट 5 लाख का है। अब दूसरा पॉइंट आप ये सोचें कि अगर बिगनिंग की वैल्यू 5 लाख की है और क्लोजिंग वैल्यू 450 की है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा? इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने 5 लाख से लेके 4,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करा। ऑब्वियसली इसका मतलब डेप्रिसिएशन सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तभी तो क्लोजिंग वैल्यू 450 की है। तो पहले तो आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब जो ये डेप्रिसिएशन निकाला उसकी आप परसेंटेज भी कंप्यूट कर लो। परसेंटेज कैसे कंप्यूट करेंगे? देखो 50,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है और ये 5 लाख की वैल्यू पे अमाउंट डेप्रिसिएशन आपने कंप्यूट करा, तो डिवाइडेड बाई 5 लाख करना और इनटू 100 करना। तो आपको पता लग गया कि डेप्रिसिएशन का रेट सब्सिडियरी कंपनी का 10% पर एनम रहा होगा। अब आपको डेप्रिसिएशन का रेट भी पता लग गया। ये चीज सबसे पहले करनी है। क्लोजिंग बैलेंस यानी कि क्लोजिंग बुक वैल्यू और बिगनिंग की बुक वैल्यू को कंपेयर करके आप निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन कितना है, और डेप्रिसिएशन की परसेंटेज भी आप कंप्यूट कर लें, करेक्ट। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? अब उसके बाद आपको नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी उसको एक बार ध्यान से देखना है, और उस इंफॉर्मेशन में आपको यह देखना है कि जो होल्डिंग कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, बिकॉज पेरेंट कंपनी जिस दिन कंट्रोल एक्वायर करेगी उसी दिन रीवैल्यू करेगी। तो इसका मतलब अब आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि कंट्रोल की डेट कौन सी है। तो कंट्रोल की डेट हम देख ही चुके हैं, 31/12/2024 की डेट है। तो डेट ऑफ कंट्रोल के दिन आपने पहले तो यहां पर ये लाइन स्ट्रेच कर ली। अब डेट ऑफ कंट्रोल के दिन सब्सिडियरी कंपनी ने पेरेंट कंपनी ने यानी कि होल्डिंग कंपनी ने, अब होता क्या है कि हम लोगों को सीए फाइनल की क्लास भी लेनी पड़ती है, इंटर की भी लेनी पड़ती है, और अब होता क्या है कि हम लोगों की आदत पेरेंट कंपनी कहने की है फाइनल में, और इंटर लेवल में होल्डिंग कंपनी कहने में कई बार तेरा मुंह से पेरेंट ही निकलता है। तो जब भी मैं पेरेंट बोलूं तो आप समझ जाना मैं होल्डिंग कंपनी को ही रेफर कर रहा हूं। हालांकि होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को, अब आपको यह समझना है कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को जो सब्सिडियरी कंपनी का ये आइटम था प्लांट एंड मशीनरी, उसको एच लिमिटेड ने कितनी वैल्यू पर एस्टिमेट करा, और तुम्हें यहां दिया ही हुआ है कि एच लिमिटेड ने इसको रीवैल्यू करा था 5,62,500 पर ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन। तो किस वैल्यू पे रीवैल्यू करा उसको मैं बोलूंगा रीवैल्यूड अमाउंट। अभी मैंने RA शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, रीवैल्यूड अमाउंट। इसका मतलब है, वैसे आप फुल फॉर्म में लिख लें,
रीवैल्यूड अमाउंट, तो रीवैल्यूड अमाउंट 5,62,500 है, तो 5,62,500 की फिगर मैंने यहां पर लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये देखना है कि रीवैल्यूएशन में गेन हुआ या नुकसान हुआ, तो ये मैं कैसे देखूं? क्योंकि रीवैल्यूएशन तो हुआ है कौन सी तारीख को? 31/12/2024 को। तो अगर मुझे ये देखना है कि एच लिमिटेड ने जब इसको रीवैल्यू करा तो क्या अप वैल्यूएशन हुई या डी वैल्यूएशन हुई, तो इसके लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन बुक वैल्यू कितनी है। ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन बुक वैल्यू कितनी है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि इस दिन प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू इतनी है, तो तब मैं कह सकता हूं कि इतनी बुक वैल्यू वाले आइटम को इस वैल्यू पर मेजर करा गया या इस अमाउंट पर रीवैल्यू करा गया, तो तब हम इस पोजीशन में होंगे कि रीवैल्यूएशन गेन हुआ या लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेप आपका क्या है? कभी भी क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन होगा तो आपका पहला स्टेप तो आपको क्या होगा कि आपने बुक वैल्यू देखनी होगी। बुक वैल्यू, क्लोजिंग बुक वैल्यू देखनी है और ओपनिंग बुक वैल्यू देखनी है, जैसा कि मैंने यहां डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख दिया। हालांकि मैंने क्वेश्चन में आपको जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है वो मैंने स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। तो क्लोजिंग बुक वैल्यू और ओपनिंग बुक वैल्यू को कंपेयर करके आपने डेप्रिसिएशन निकाला, वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपने डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकाल ली। ये तो आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है? ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को, जैसे कि अभी मैंने बताया, ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल या ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को आप ये देखेंगे कि रीवैल्यूड अमाउंट कितना है, और अब आपको ये देखना, और ये अमाउंट तो आपको हमेशा ही गिवन होगा, और बुक वैल्यू कितनी है ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन बुक वैल्यू कितनी है। अब आपको जब ये पता लग जाएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि कुल मिलाकर के नफा नुकसान कितना हुआ। अब ये कैसे देखेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा सिंपल सी चीज है भाई। बिगनिंग में कोई आइटम मेरे पास 5 लाख का है, बिगनिंग की डेट को प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5 लाख है। अब मुझे उसके कितने महीने के बाद? डेट ऑफ कंट्रोल 9 महीने के बाद है। यहां से लेकर के एक सेकेंड, यहां से लेकर के यहां तक 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है। यानी कि अगर बिगनिंग की डेट को 5 लाख रुपए की बुक वैल्यू है, मुझे यह पता करना है कि इस दिन बुक वैल्यू कितनी है, तो आप पता कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डेप्रिसिएशन भी है। सीधा 9 महीने का डेप्रिसिएशन आपने इसमें अप्लाई कर देना है। दैट्स ऑल, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यानी कि अब ये जो 5 लाख की वैल्यू है, इस 5 लाख की वैल्यू में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, लेस डेप्रिसिएशन, अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, डेप्रिसिएशन का रेट 10% था, इज इट और नॉट, और 10% था फॉर 9 मंथ्स, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन यानी कि 5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 आप करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 37,500। तो बिगनिंग की डेट को जो 5 लाख रुपए की चीज थी, 9 महीने के बाद उसकी बुक वैल्यू अब हम कह सकते हैं 4,62,500 की है। यानी कि डेट ऑफ कंट्रोल के दिन, अब हम कह सकते हैं डेट ऑफ कंट्रोल के दिन ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसकी बुक वैल्यू 4,62,500 की है और इसको रीवैल्यू करा गया 5,62,500 पर। तो जाहिर है कि जब रीवैल्यूएशन होगा तो या तो रीवैल्यूएशन में कुछ गेन होगा या नुकसान होगा। तो इस केस में मैं बोलूंगा अप वैल्यूएशन। अप वैल्यूएशन का मतलब ऑफ कोर्स गेन से ही है। तो इसका मतलब ये जो एसेट था जिसकी बुक वैल्यू 4,62,500 की थी, उसको 5,62,500 पर वैल्यू करा गया। तो इसका मतलब अप वैल्यूएशन कितने का हो गया, इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं, डेट इज इक्वल टू 1 लाख। ये रीवैल्यूएशन गेन है। अब हुआ क्या, ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन कि एक एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो एंट्री क्या होती है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आप जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 जिसका कि ताल्लुक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो अब उसकी एंट्री क्या होगी, प्लांट एसेट अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। यानी कि ये जो वैल्यू बढ़ गई तो इस वैल्यू के बढ़ने से क्या हुआ कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन एक रिजर्व क्रिएट हो गया जिसको तुम एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व भी बोल सकते हो, एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व। तुम्हें एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं। ये आप नॉलेज देखो, जब तुम पढ़ते हो तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए ना, उसका कोई फायदा नहीं सिर्फ रट लिया। तो अब लॉजिक भी समझना है। इसका मतलब जब बाद में हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे,
एनालिसिस टेबल किस लिए बनाते हैं? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमें यह पता लगे कि सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी या नेट एसेट्स कितने हैं, और ये पता करने के लिए हम शेयर कैपिटल प्लस हम ये देखते हैं कि उनके रिजर्व एंड सरप्लस के जो आइटम है जिसमें कि प्रॉफिट और लॉस जनरल रिजर्व, और अब उसमें एक एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ जाएगा, क्योंकि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन अब 1 लाख रुपए एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व में आ गए, क्योंकि इस एसेट की वैल्यू बढ़ गई। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? किसकी वजह से बढ़ी? रीवैल्यूएशन की वजह से बढ़ी। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अब एक बड़ा पॉइंट, जब भी हम पहले तो रीवैल्यूएशन जब हम करते हैं, अभी शुरू में मेरे को कई बार रिपीट करना पड़ता है, कई बार मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, तो सबसे पहला काम क्या करना है? कोई आपसे पूछे रीवैल्यूएशन करने में, आप लोग बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, कंपेयर द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, then compute the amount of depreciation, then compute the amount of depreciation percentage. Logically ये सब जो मैंने बोला ये स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को मुझे कंपेयर करना है रीवैल्यूड अमाउंट और बुक वैल्यू को, और बुक वैल्यू के आपके पास होगी नहीं तो वो आप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? बस उसके बाद आपको यह पता लग जाएगा कि एसेट की वैल्यू बढ़ी, जिसके लिए मैं टर्म यूज करूंगा अप वैल्यूएशन, और अगर वैल्यू कभी कम हो जाए तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डी वैल्यूएशन, में डेप्रिसिएशन यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये वैल्यू बढ़ गई। इस वैल्यू के बढ़ने से मैंने बता दिया कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन एक नया रिजर्व भी क्रिएट हो गया। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आती है, जब किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपको उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो देना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? तो हमें जब हम रीवैल्यूएशन कंप्यूट करते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करना पड़ता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करना पड़ सकता है, रिडक्शन भी। अगर वैल्यू बढ़ेगी तो एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, वैल्यू घटेगी तो डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसको हम रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब समझना यह है कि रीवैल्यूएशन कौन सी डेट को हुआ? इस तारीख को हुआ। इससे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तारीख को एसेट की वैल्यू में कुछ चेंज आ गया, इसलिए जो एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करा जाता है वो हमेशा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए करा जाता है। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी कंप्यूटेड फॉर द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। इज इट क्लियर टू यू? अब एडिशनल डेप्रिसिएशन जब आप कंप्यूट करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है? एडिशनल डेप्रिसिएशन में देखें यहां पर, चलो मैं ये पूरी लाइन एक बार फिर से बना देता हूं। ये डेट ऑफ कंट्रोल है, मान लेते हैं 31/12/2024, और ये अकाउंटिंग ईयर का एंड है। यानी कि जब मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए ही कंप्यूट होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आया? ये तुम्हारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हमें कंप्यूट करना पड़ता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करते हैं? देखें यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए इस तारीख को अब आपने जो एसेट रीवैल्यू करा उसका रीवैल्यूड अमाउंट कितना है? अब रीवैल्यूड अमाउंट कितना था? दैट इज इक्वल टू 5,62,500। 5,60,000 बिकॉज इस एसेट की वैल्यू इस तारीख को 5,62,500 की होगी। तो इन 3 महीने का डेप्रिसिएशन, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 3 महीने का है, तो इन 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? इंटू 10% इंटू 3/12। तो आप इसको देखें कितना आ रहा है। ये तो पॉइंट्स में आ रहा है मेरे ख्याल से 14,062.50। अगर चेक कर लिया करो करेक्ट, कोई ये बोले कि गलत है ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी चेक करा करो। 14,062.50 ये हमारा क्या आ गया कि 5,62,500 पे इन 3 महीने का डेप्रिसिएशन इतना लगना चाहिए। लेकिन इन 3 महीने का डेप्रिसिएशन कुछ तो हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके होंगे ना, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का हम चार्ज कर चुके हैं। बस फर्क यह है कि हमने जो पूरे साल का चार्ज करा था वो 5 लाख पे चार्ज करा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 लाख की वैल्यू पे इन 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपने कितना चार्ज करा था? देखो पूरे साल 5 लाख की वैल्यू पे पूरे साल पे आपने 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा था। अगर मैं आपसे पूछता इस 5 लाख की वैल्यू पे आपने ऑलरेडी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, तो समझना क्या है, अब इसमें से आप लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज, लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड, क्योंकि कुछ डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज कर ही चुके हैं ना इन 3 महीने का।
इन 3 महीने का डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करा होगा, जाहिर है कि बिकॉज पहले प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू बिगनिंग में 5 लाख की थी, तो हमने तो 5 लाख की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा इस 3 महीने का भी। तुम ऐसे भी देख सकते हो डेप्रिसिएशन चार्ज, या डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपने 50,000 चार्ज करा है, तो 50,000 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना होगा, ऐसे भी देख सकते हो। तो अल्टीमेटली डेट इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि 12,500 रुपए का हम डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं इन 3 महीने का। लेकिन बिकॉज इन 3 महीने में इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन इतना लगना चाहिए लेकिन हमने इतना चार्ज करा, तो इसका मतलब है हमें कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन, अब इन दोनों का तुम डिफरेंस नोट करोगे, डेट इज इक्वल टू 1562.50 1562.50। तो ये जो अब यानी कि जब भी रीवैल्यूएशन होगा, 2 चीजें होंगी, एक तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी नंबर 1, और दूसरा तुम्हें एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एसेट की वैल्यू कम हो जाए, तो उस केस में भी तरीका यही होगा, वो बस उस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन की जगह मैं लिखूंगा रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन, और उस केस में मुझे डेप्रिसिएशन जैसे यहां ज्यादा देना पड़ रहा है, उस केस में वो रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन का केस होगा। अब इसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अब ये काम करने के बाद इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट था, पहले मैं उसको भी क्लियर कर दूं। स्टेप नंबर 4 में मैंने इस क्वेश्चन में बोनस इश्यू का पार्ट भी ले लिया। बोनस इश्यू लो जी, अब ये 2 नए पॉइंट थे। बोनस इश्यू, अब बोनस इश्यू का क्या मतलब होता है मुझे इस लेवल पे बताते हुए जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बोनस इश्यू से पहले के लेवल पे आपने बहुत बारी करा हुआ है। वैसे बोनस इश्यू का क्या मतलब है? बोनस इश्यू का मतलब है कि issuance of share to the existing shareholders without making them to pay for the same। इसका मतलब क्या है कि कई बार कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है। समझ में आ रहा है? कोई कंपनी जब बोनस इश्यू करती है, तो पहले तो बोनस इश्यू का क्या मतलब है? बोनस इश्यू किसी चीज का नाम नहीं है, इसका मतलब है इक्विटी शेयर्स। ऐसे इक्विटी शेयर जो कंपनी फ्री में दे रही है, किसको दे रही है? अपने इक्विटी शेयर होल्डर को दे रही है, तो उसको हम बोनस इश्यू बोल देते हैं। यानी कि जो फ्री में इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, इनको बोनस शेयर बोल देते हैं। तो कई बार एंटिटी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स देती है। ऐसा क्यों देती है, किस लिए देती है, ये चीजें वैसे तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए बोनस इश्यू नाम के एक चैप्टर में, लेकिन वैसे मैं तो आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता दूं, ऐसा करने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। अब उन एक रीजंस में एक तो रीजन ये होता है कि कई बारी कंपनी जब बोनस शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है, तो इससे एक तो कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी फैक्टर मार्केट में बढ़ जाती है, नंबर 1। और बोनस शेयर, इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ पे नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इसको डिविडेंड इन काइंड भी कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का डिविडेंड है जो कि कैश में नहीं दिया जा रहा, बाय वे ऑफ शेयर्स दिया जा रहा है। खैर एनीवे, अब समझना यह है कि अगर कोई कंपनी फ्री में इक्विटी शेयर्स दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मान लेते हैं ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, और मान लेते हैं इसके टोटल 10,000 शेयर इसने इश्यू करे हुए हैं। ए लिमिटेड ने टोटल 10,000 शेयर इश्यू करे हैं, तो इसका मतलब जो ए लिमिटेड है इसके 10,000 शेयर होल्डर्स हैं। अब मान लेते हैं कि इस कंपनी ने बोनस इश्यू करा 1:5 में। अब 1:5 का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर हैं, अगर आप इस कंपनी के ए लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं और आपके पास 5 शेयर हैं, तो आपको 1 शेयर फ्री में मिल रहा है। इसका पहले तो मतलब यह है, बोनस इश्यू 1:5 का मतलब है अगर आपके पास 5 एग्जिस्टिंग शेयर हैं तो 1 शेयर कंपनी आपको फ्री में देगी। अब कंपनी के टोटल 10,000 शेयर हैं, यानी कि अगर 5 शेयर हैं तो 1 शेयर फ्री में देंगे। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो आपके पास पूरे 10,000 शेयर होते तो आपको कितने शेयर मिलते बोनस के रूप में? 10,000 into 1 divided by 5, यानी कि 2,000 शेयर। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कंपनी है और इसके 10,000 शेयर हैं और इसने बोनस इश्यू 1:5 के रेशियो में करा है, तो इसका मतलब टोटल बोनस शेयर्स यानी कि फ्री में जो इक्विटी शेयर हमें देने पड़ेंगे वो 2,000 देने पड़ेंगे, नंबर 1। अब जब ये कंपनी 2,000 शेयर फ्री में देगी, और मान लेते हैं कि कंपनी का 1 शेयर 10 रुपए का है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं, अगर ये शेयर 2,000 शेयर कंपनी ने मार्केट में इशू करे होते तो हमारी एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होती या नहीं होती? यही एंट्री होती भाई। 2,000 शेयर अगर मैं मार्केट में इशू करता 10 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 रुपए मेरे पास आते।
लेकिन मैं अभी अभी कह रहा हूं कि ये शेयर जब हम इशू करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, तो मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी क्योंकि मैं शेयर इशू कर रहा हूं, मैं ए लिमिटेड हूं। लेकिन अब पॉइंट यहां पर यह है कि हमारे पास कैश तो आएगा नहीं क्योंकि ये शेयर हम फ्री में कर रहे हैं। तो फिर हम यहां डेबिट में क्या लिखेंगे? हम डेबिट में लिखेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, यानी कि कंपनी अपने रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन करती है, यानी कि इक्विटी शेयर के बिहाफ पर कंपनी अपने रिजर्व का यूज करेगी। इस इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए कि जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो कंपनी के रिजर्व्स कम होते हैं और कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। पहले तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह मालूम होने चाहिए। अब ये 2 पॉइंट को समझने के बाद मैं बोनस इशू का इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको समझाता हूं। अब बोनस इशू का पॉइंट समझने के लिए जब हमने इस क्वेश्चन में लाइन पढ़ी थी तो इस क्वेश्चन में भी था कि जो ये कंपनी है एस लिमिटेड, इसने बोनस इश्यू करा था 1:5 के रेशियो में। अब जरा यहां पर देखें बोनस इश्यू बाय एस लिमिटेड। अब जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है, समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया, इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 5000 शेयर थे, करेक्ट। और हमें मालूम है कि इन 5000 शेयर में से एच लिमिटेड के पास 4000 शेयर्स हैं और जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पास 1000 शेयर्स थे। जो 5000 शेयर एस लिमिटेड ने टोटल इशू करे हुए हैं उसमें से 5000 शेयर एच के हाथ में है और माइनॉरिटीज के हाथ में 1000 शेयर है। अब एस लिमिटेड ने बोनस इशू करा। अब इन्होंने जब बोनस इशू करा, एस लिमिटेड नाम की कंपनी ने, सब्सिडियरी कंपनी ने जब बोनस इशू करा, और बोनस इशू इन्होंने करा 1:5 के रेशियो में। अब 1:5 के रेशियो का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल इसके 5000 शेयर हैं एस लिमिटेड के, हर 5 को 1 शेयर हम फ्री में दे रहे हैं, तो इसका मतलब 1000 शेयर ये कंपनी बोनस के रूप में इशू करेगी। पहले तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब हम कह रहे हैं 1:5 तो इसका क्या मतलब है? हर 5 को 1 शेयर फ्री में दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने टोटल बोनस शेयर यानी कि फ्री में इक्विटी शेयर कितने इश्यू करे? 1000। अब ये जो कंपनी एस लिमिटेड है, इसके जो शेयर होल्डर हैं वो 2 ही पार्टी हैं। जो सब्सिडियरी कंपनी है उसकी टोटल जो शेयर्स हैं वो या तो एच लिमिटेड के हाथ में या अदर शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो कंपनी ने ये जो बोनस इशू करा है, ये बोनस इशू जो 1000 का करा, इसमें से 4/5 तो इनके पास आएगा, यानी कि 800 शेयर इनके पास आएंगे, 200 शेयर इनके पास आएंगे, क्योंकि 2 ही तो शेयर होल्ड, मतलब 2 मेन कैटेगरी शेयर होल्डर्स की जो हैं वो एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। भाई सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के शेयर या तो होल्डिंग के पास हैं या माइनॉरिटी के पास है। तो जो बोनस शेयर इशू करे जाएंगे वो कुछ क्या, उसका मेजर हिस्सा होल्डिंग के पास पहुंचेगा और कुछ हिस्सा जो है माइनॉरिटीज के पास पहुंचेगा। पहले तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। यानी कि जब सब्सिडियरी कंपनी बोनस इशू करती है तो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 1000 से बढ़ेगी और उस बढ़ती हुई शेयर कैपिटल का कुछ बेनिफिट एच के हाथ में और कुछ बेनिफिट माइनॉरिटी के हाथ में आएगा, नंबर 1। अब तुम्हें यह भी समझ में आना चाहिए कि सब्सिडियरी कंपनी जब बोनस इशू करेगी तो सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स कम होंगे, तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल उनको एक एंट्री लिखनी पड़ेगी। ये तुम्हें एंट्री करके दिखानी नहीं है एग्जामिनेशन में, मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं। अब 1000 शेयर बोनस इशू हुआ है और एस लिमिटेड का 1 शेयर जो है वो 100 रुपए का है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए का बोनस इशू हुआ। तो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ेगी, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख से कम भी होगी। पहले तो ये चीज मालूम होनी चाहिए। अब इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन का भी और बोनस इश्यू का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें समझना है। अब समझाने से पहले तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में यहां पर दिला दूं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एनालिसिस टेबल बनाऊं, क्योंकि तभी मैं आपको अकाउंटिंग एस्पेक्ट बता पाऊंगा, उससे पहले मैं एनालिसिस भी कर लूं। अब इस क्वेश्चन में मैंने एनालिसिस करा, एनालिसिस। अब इस क्वेश्चन में एनालिसिस वैसे तो लिखना चाहिए आपको एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आइटम्स, रिजर्व एंड सरप्लस आइटम्स। अब सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम इस क्वेश्चन में 2 हैं, अभी तक तो 1 ही था, इस क्वेश्चन में 2 हैं। एक तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और दूसरा जनरल रिजर्व है। तो पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करा। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने एनालिसिस करा तो मैंने उसमें क्या करा, सबसे पहले जैसा कि हम नॉर्मली लिखते हैं वही चीज मैंने इसमें भी लिखी। सबसे पहले तो आप क्लोजिंग बैलेंस को नोट करें।
अब क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट से आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख रुपए का बैलेंस है। अब नीचे जब हम पढ़ रहे थे तो हमने तब भी देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिगनिंग की डेट को बैलेंस 3 लाख का है। इस क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, जस्ट मेरी आदत है मैं याद दिलाने के लिए। इस क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो मैं क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करता, जस्ट याद दिलाने के लिए। मान लो इसी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस भी होता तो मैं उसको पहले क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करता और उसके बाद मैं ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर करता, करेक्ट। अब कंपेयर करने के बाद हमें पता लग गया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब है करंट अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट 2 लाख का है। अब 2 लाख में से 2 लाख का जो प्रॉफिट है उसमें से पहले 9 महीने का प्रॉफिट कितना है पहले तो ये देखो, क्योंकि प्री एक्विजिशन पीरियड अब की बार 9 महीने का है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड जो है वो 3 मंथ्स का है। तो 2 लाख का अगर मैं 9/12 कंप्यूट करूं तो मेरे ख्याल से 1,50,000 आना चाहिए, तो 1,50,000 और 3/12 करेंगे तो 50,000। तो इस क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, करेक्ट। तो हमने सिंपल इसको जैसे नॉर्मली करते हैं एनालिसिस हमने करा। उसके अलावा फिर मैंने जनरल रिजर्व भी करा। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी, अगर कभी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी होगा जो कि मोस्टली अब गिवन होगा, अब आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम्हें डेफिनेटली 2 आइटम एटलीस्ट मिलेंगे एनालिसिस करने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस के। अब जनरल रिजर्व भी आपने देखा कि पहले तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ध्यान से देखो। जनरल रिजर्व में क्लोजिंग बैलेंस सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में 3 लाख रुपए का बैलेंस गिवन है और नीचे उसने दिया हुआ है कि बिगनिंग की डेट को जनरल रिजर्व में सब्सिडियरी कंपनी का जो बैलेंस है वो 2 लाख का है, करेक्ट। अब जनरल रिजर्व को भी उसी तरीके से देखेंगे कि बिगनिंग की डेट को 1 लाख का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख का है, तो इसका मतलब इस पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे। अब ये जो 1 लाख रुपीस ट्रांसफर करे तो पहले 9 महीने में जनरल रिजर्व में कितने ट्रांसफर हुए और बाद के 3 महीने में कितने ट्रांसफर हुए हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये तुमने देखा तो 75,000 रुपीज आ गया और ये 25,000 रुपीज आ गया। तो इस तरह आपने पहले ये थॉरली एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस करने के बाद अब हम आते हैं अपने सबसे मेन स्टेप पर, और जो अगला मेन स्टेप है मैंने बताया, अगला स्टेप जो कि हमारा स्टेप नंबर 6 है, शायद मैं चेक कर लेता हूं, या हाँ जी 6th स्टेप है। तो अब हमने इसमें एनालिसिस टेबल बनाया। एनालिसिस टेबल का मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, आप वो भी लिख सकते हैं, एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल बनाने के पीछे हम क्या रीजन है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स को हम तलाशना चाहते हैं, अमाउंट, होल्डिंग कंपनी, माइनॉरिटीज। तो सबसे पहले मुझे यही देखना है ए, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन नेट एसेट्स कितने हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल कितनी है। तो पहले तो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल। अब सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है बैलेंस शीट की डेट को 5 लाख दी हुई है, तो ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन भी ये शेयर कैपिटल इतनी रही होगी, इसमें किसी तरह की कोई 2 या 3 राय नहीं है। उसके अलावा फिर हम इसमें रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम ऐड करते हैं। लेकिन अब ध्यान ये रखना कि अगर कभी क्वेश्चन में बोनस इशू है, तो बोनस इशू मैंने अभी आपको बताया, जब ये तो बैलेंस शीट वाली शेयर कैपिटल है, अब कंपनी ने एक बोनस इशू भी करा है, तो बोनस इशू करने की वजह से ही कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बोनस कैपिटल, अब मैंने यहां लिख दिया बोनस कैपिटल, इसका मतलब भी शेयर कैपिटल ही है। तो जब कंपनी बोनस इशू करती है तो कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ेगी, तो वो जो शेयर कैपिटल 1 लाख से कंपनी की बढ़ेगी वो कुछ एच लिमिटेड के पास और कुछ माइनॉरिटीज के पास पहुंचेगी, उसको भी हमने पहले तो लिखना है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर आप रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम्स लिखेंगे। जाहिर है कि इसमें हम एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है, और ओपनिंग बैलेंस के लिए आप एनालिसिस टेबल को देखो, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का है। बिगनिंग में तो 5 लाख है और पहले 9 महीने में आपने 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न करा, यानी कि बिगनिंग की डेट को 3 लाख रुपए का बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले तो आपने ये लिखा, फिर आपने इसमें ऐड करा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्यों ऐड करा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि पहले 9 महीने में आपने जो प्रॉफिट कमाए वो 1,50,000 के कमाए, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निश्चित रूप से 4.5 लाख रुपए का बैलेंस रहा होगा। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी है, तो जनरल रिजर्व भी आप लिखेंगे। जनरल रिजर्व का भी पहले तो आप ओपनिंग बैलेंस लिख लें। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, और पहले 9 महीने में जनरल रिजर्व में जो हमने अमाउंट ट्रांसफर करा, जिसको हम प्री एक्विजिशन बोल देते हैं, तो प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व का मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड में, यानी कि डेट ऑफ कंट्रोल तक, ईयर की बिगिनिंग से डेट ऑफ कंट्रोल तक हमने जनरल रिजर्व में 75,000 रुपीज ट्रांसफर करे। ये मैंने कहां से लिया 75? ये जो मैंने अभी एनालिसिस करा था, पहले 9 महीने में हमने इतना ट्रांसफर करा था। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को 2,75,000 का है। इज इट क्लियर टू यू? ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन भी था। मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन होगा तो रीवैल्यूएशन भी डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। तो आप सीधा रीवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख सकते हैं, या अप वैल्यूएशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैंने ये रीवैल्यूएशन रिजर्व लिख दिया, और तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्यू टू एप्रिसिएशन या ड्यू टू अप वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। करेक्ट? तो कितने से हुआ था? 1 लाख रुपए से। तो इस क्वेश्चन में अब ये नया आइटम ये भी आ गया। अब एक बड़ा पॉइंट है जो तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। मैंने अभी अभी तुमसे ये कहा था, जब भी बोनस इश्यू होगा 2 चीजें होंगी। बोनस इश्यू जब भी होगा, एक तो शेयर कैपिटल कंपनी की बढ़ेगी, पहले तो मैं यहां पर ऐड करूंगा जो मैंने कर दिया है। दूसरी चीज आपको यह समझनी पड़ेगी, जब बोनस इश्यू होता है तो कंपनी के रिजर्व्स भी कम हो जाते हैं। जब हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स का मतलब ये नहीं होता कि जनरल रिजर्व की बात है, इसका मतलब रिजर्व इन सरप्लस का कोई भी आइटम। तो तुम किसी भी आइटम को बोनस के लिए जो तुमने 1 लाख रुपए लिए होंगे, तो इसको, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बोनस एप्रोप्रिएशन। भाई जब बोनस इश्यू होगा तो 1 लाख रुपए तुम्हें, 1 लाख रुपए का तुम्हें अमाउंट एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा अपने रिजर्व से। चाहे तुम पीएनएल से निकालो, चाहे तुम जनरल रिजर्व से निकालो, चाहे किसी और रिजर्व से निकालो। तो इसलिए आप क्या करा करो, यहां पर मैंने इस तरह से लिख दिया लेस बोनस एप्रोप्रिएशन। लेस बोनस एप्रोप्रिएशन, ये मैं अभी लेस करके दिखाऊंगा इसको। लेस बोनस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन PRIATION, लेस बोनस एप्रोप्रिएशन। तो बोनस रिजर्व, बोनस कैपिटल जो आपकी बड़ी थी 1 लाख से बड़ी थी, लेकिन उसके लिए, उसकी वजह से आपके 1 लाख के रिजर्व्स भी कम हो गए। अब चाहो तो आप क्या कर सकते थे, जो मैंने ये जनरल रिजर्व लिखा है इसी में से आप 1 लाख माइनस करके भी दिखा सकते हो, या अलग से भी दिखा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे मैंने लेस बोनस एप्रोप्रिएशन यहां करा है, तुम चाहो तो सीधा जनरल रिजर्व में के नीचे भी लिख सकते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे भी लिख सकते थे, या अलग से भी लिख करके दिखा सकते हैं। तो बोनस इश्यू का ट्रीटमेंट समझ में आ जाना चाहिए। एक बार तो पहले उसको ऐड करना है, और दूसरा वो रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस भी करके दिखाना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीजें प्लस माइनस करने के बाद अब आपको ये पता लगेगा कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी यानी कि नेट एसेट्स कितने के थे, तो 13,25,000 के थे। ये नहीं कि मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है, अधिकतर अब मेरे को फिगर्स याद ही रहती हैं। करेक्ट? तो 13,25,000। अब उसमें एच लिमिटेड का हिस्सा जो है 10,60,000 आ जाएगा, और एक बार लेकिन चेक भी जरूर कर लिया करो, 2,65,000 माइनॉरिटी का हिस्सा 4/5 एंड 1/5। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स इतने के हैं, उसमें आपका हिस्सा, पेरेंट का हिस्सा इतना है, और माइनॉरिटीज का हिस्सा 2,65,000 का है। मैं थोड़ा सा स्पेस आपके लिए, 1 सेकंड, ठीक है, 2,65,000 अब ये विजिबल होना चाहिए। तो 2,65,000। अब जब ये टेबल बनाते हैं, मैंने कहा इस बार टेबल बनाने का आर्ट आपको आ गया, जो कि मेरा ट्रेडमार्क टेबल है, और कोई इसको कॉपीराइट सारे मेरे पास है, कोई कॉपी करने की कोशिश ना करें, नहीं आप लोगों को तो इजाजत है। बी,
अब बी में मैंने क्या लिखा, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, या सिंपली पोस्ट एक्विजिशन लिख लिया करो। और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने प्रॉफिट कितने के कमाए उनको आप नोट कर लिया करो। 50,000 के प्रॉफिट कमाए। आप यहां से देख सकते हो, देखो यहां पर पहले 9 महीने में हमने 1,50,000 और बाद के 9 महीने में 50,000 कमाए थे, जहां तक प्रॉफिट का सवाल था। इसी तरह जनरल रिजर्व में बाद के 3 महीने में हमने 25,000 रुपये ट्रांसफर करे, तो आप 25,000 जनरल रिजर्व भी लिख दें। 50,000 में एच लिमिटेड के खाते में कितना आएगा, 40, और इनका 10,000। 25,000 में इनका हिस्सा कितना आएगा, 20,000, और 1/5 5,000 इनका आ जाएगा। अब एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, मैंने कहा था जब रीवैल्यूएशन होगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बताया, अप वैल्यूएशन का जो गेन होगा वो आपने यहां लिख लिया था। लेकिन आपको याद होगा आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया था। मैंने आपको यह भी बताया था जब भी रीवैल्यूएशन होगा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें देना पड़ता है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए देना पड़ता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप हमेशा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स के अंदर लिखेंगे, और जब आप एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे तो ये आपके लिए लॉस है, इसलिए इस फिगर को नेगेटिव आइटम के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। जो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करा था 1562.50, जो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करा था, जाहिर है कि हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव आइटम के रूप में लिखेंगे। उसमें हमारा शेयर 1250 का आएगा, ये नेगेटिव, और इनका आ जाएगा 312.50 नेगेटिव। इज इट क्लियर टू यू? इस तरीके से आपने लिखना है। उसके बाद फिर आप गुडविल कंप्यूट करेंगे अपने स्टेप नंबर 7 में, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, वो डिपेंड करता है गुडविल है या कैपिटल रिजर्व। तो इसके लिए हम देखते हैं पहले तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने देखी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है डेट इज इक्वल टू कितनी है, 8 लाख की है। इस क्वेश्चन में 8 लाख रुपए दे करके हमने 4,000 शेयर खरीदे थे। अब आप इसमें से माइनस करेंगे, लेस शेयर इन नेट एसेट्स, लेस शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स हैं उसमें पेरेंट का हिस्सा, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 10,60,000 का था। तो 10,60,000। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है वो अमाउंट कम है और आपको बेनिफिट, फायदा ज्यादा हो रहा है। शेयर आपको नेट एसेट्स में 10,60,000 के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अब की बार इस क्वेश्चन में जो आया इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, इज इट क्लियर टू यू? इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। और बिकॉज आपके लेवल पे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बाद में जब तुम हायर लेवल पे जाओगे, इंड एस पढ़ोगे, तो कैपिटल रिजर्व की जगह वहां वर्ड यूज होता है गेन ऑन बारगेन परचेज। एनीवे, ये है कैपिटल रिजर्व, इसको हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर आप बैलेंस शीट के में दिखाएंगे। फिर उसके बाद है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने लिखा यहां पर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहले तो आपने क्या करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखें यहां पर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। पहले तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को आप ये देखें कि जितने भी नेट एसेट्स थे उसमें माइनॉरिटीज का कितना हिस्सा था, हमने कंप्यूट करा था 2,65,000 का था। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के खाते में नेट एसेट्स इतने थे। अब आप इसमें लिखेंगे प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन। अब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कमाया उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा 10,000 था। 50,000 रुपए का प्रॉफिट था पोस्ट एक्विजिशन, उसमें माइनॉरिटीज का हिस्सा पीएनएल था, 10,000 था। इसी तरह जनरल रिजर्व सब्सिडियरी कंपनी ने 25,000 का कमाया था पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, और उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा 5,000 था।
और प्रॉब्लम ये है कि कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन था जिसमें इनका हिस्सा 312.50 का था, ये नेगेटिव। अब देखो तुमने देखा होगा ये जो 3 आइटम है, मैंने ये 3 आइटम माइनॉरिटीज में ऐड करे। तुम चाहो तो इनका नेट इफेक्ट कंप्यूट कर करके डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम से यही कर लेना, उससे थोड़ा सा तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। तो 2,79,687.50। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने वर्किंग्स करनी होंगी। बाकी जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है, तो बैलेंस शीट को समझने के लिए आप ध्यान से देखें। वैसे तो पहले मैंने जानबूझ करके, अभी मैं बैलेंस शीट भी बता रहा हूं, बताओ अगर मैं आपको ये ओरिजिनल बैलेंस शीट दूं तो क्या लिखेंगे आप? वैसे ही मैं पूछ रहा हूं, जरा आपको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। सर सिर्फ 10 लाख की फिगर लिखेंगे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे लिखेंगे आप बताओ? चलो ऐसे ही बता दो। हाँ, एक तो 4 लाख मैंने बताया था, किसका लिखेंगे 4 लाख? ये वाली फिगर लिखेंगे होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। अब पीएनएल अकाउंट के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, सॉरी कंसोलिडेटेड पीएनएल लिखते हैं। आगे से तुम कंसोलिडेटेड पीएनएल लिख सकते हो। मैंने बताया था एक तो जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हमारा हिस्सा है वो हम इसमें ऐड करेंगे, इज इट क्लियर टू यू? और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है आपकी बार वो माइनस कर करके दिखाना पड़ेगा। अभी मैं वो भी करूंगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं। और जो ये आइटम है इसका कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना। इसी तरह से सब्सिडियरी कंपनी का जो 3 लाख है उसका कुछ नहीं करना। अब जो जनरल रिजर्व है, इसी तरह से आप लिखोगे कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, उसमें जो होल्डिंग का अमाउंट है 5 लाख, एक तो वो लिखोगे, प्लस सब्सिडियरी कंपनी ने जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जनरल रिजर्व कमाया उसमें जो आपका हिस्सा है वो आपने ऐड करके लिख देना है। इन दोनों आइटम को आप मिला करके लिख देंगे। उसके अलावा माइनॉरिटी इंटरेस्ट लायबिलिटी साइड का जहां तक आइटम का सवाल है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना मत भूलना। और बाकी जो आइटम बच गए ये तो आपने मिला करके लिख देने। करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल, जो भी ये आइटम है, और नॉन करंट लायबिलिटी का आइटम, ये लाइन बाय लाइन एडिशन कर देनी है। इज इट क्लियर टू यू? सिंपल। अब प्लांट एंड मशीनरी पहले तो 5 लाख प्लस 3 लाख 60 करेंगे, फिर जो अप वैल्यूएशन हुआ 1 लाख वो इसमें ऐड कर देंगे, और जो टोटल डेप्रिसिएशन हमने दिया था, जो टोटल डेप्रिसिएशन हमने कंप्यूट करा था वो 14,062.50, वो भी मैं माइनस करके लिखूंगा। लैंड मैं सीधा मिला करके लिख दूंगा। इन्वेस्टमेंट आपको पता है नहीं लिखते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेंट्री मिला के लिख देंगे। ये कौन सा क्वेश्चन की चल रही है? तो मेरे को लग रहा है मैंने गलत 6 क्वेश्चन ले लिया। ओहो, क्वेश्चन तो यहां पर था, एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5। चलो खैर, बात एक ही है। जो मेन पॉइंट 10 लाख केवल यही लिखना है। उसके अलावा 4 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं बता ही चुका हूं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करेंगे और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। जनरल रिजर्व जो 3 लाख का है 3 लाख लिखेंगे, प्लस उसमें सब्सिडियरी कंपनी ने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जितना भी अमाउंट जनरल रिजर्व में कमाया उसमें जो हमारा हिस्सा है वो लिखेंगे। करेक्ट, ये 3 आइटम हम नहीं लिखेंगे। उसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी मिला करके लिख देंगे, करंट लायबिलिटी मिला करके लिख देंगे, और लायबिलिटी साइड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना मत भूलना। और इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व है उसको भी लिखेंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, मैंने सॉल्व भी करा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी आप पहले तो 10 लाख प्लस 4 लाख 50 ऐड कर देना, फिर जितना अप वैल्यूएशन हुआ है 1 लाख वो भी ऐड कर देंगे, करेक्ट, और माइनस कर देंगे जितना भी हमने टोटल डेप्रिसिएशन दिया है। उसके अलावा लैंड 5 लाख और 550 मिला करके लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट लिखनी नहीं है, करंट एसेट आपने मिला करके लिखने हैं। अब ये मैं आपको यहां पर प्रॉपर फॉर्म में भी दिखा देता हूं। ये मैंने बैलेंस शीट भी आपके लिए सब कुछ बना करके रखा हुआ है, लीजिए जी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल तो 10 लाख की आएगी जैसा मैंने बताया। रिजर्व्स केवल होल्डिंग कंपनी का लिखना है, और सब्सिडियरी कंपनी ने जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जनरल रिजर्व कमाए थे वो 25,000 के कमाए थे, आपका शेयर 20,000 का था, तो 3,20,000। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होल्डिंग कंपनी का पहले तो बैलेंस लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख, फिर जो सब्सिडियरी कंपनी ने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में प्रॉफिट कमाए 50,000 के, उसमें से 40,000 आपका हिस्सा है, और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसमें जो आपका हिस्सा माइनस करेंगे। इस तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। और वर्किंग नोट के थ्रू कैपिटल रिजर्व आया था, आपकी बार गुडविल नहीं आई थी, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट, और मैंने बता दिया था नॉन करंट लायबिलिटी आपने मिला करके लिखनी है, 5 लाख प्लस 3 लाख, वेरी सिंपल। और नॉन करंट लायबिलिटी भी आप, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी तो मैंने बोल दिया, करंट लायबिलिटी मिला करके लिख देना, ये आपका टोटल भी है। अभी अभी मैंने आपको पहले तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर लेना। अब मशीनरी जो है मैंने अभी बताया, जो बैलेंस शीट की फिगर्स हैं दोनों कंपनी की पहले तो मिला के लिख दो, और यहां मैंने लिखा भी हुआ है प्लस अप वैल्यूएशन 1 लाख,
जितना भी आप वैल्यूएशन हुआ पहले ऐड करेंगे और जितना भी एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर करके लिख देना। इस तरह आउटर कॉलम में ये फिगर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? लैंड मिला करके लिखनी है, करंट एसेट आपने मिला करके लिख दी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो उम्मीद है कि अब आपको धीरे धीरे आज अभी तक इस पर्टिकुलर सेशन में अब 3 एडजस्टमेंट हमने बात करी है, मेजर एडजस्टमेंट है और मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में तुम्हें ये एडजस्टमेंट मिलती हैं। एबनॉर्मल लॉसेस की हमने चर्चा करी है, एबनॉर्मल लॉसेस के अलावा हमने किसकी चर्चा करी, बोनस इश्यू की हमने चर्चा करी और सबसे अहम रीवैल्यूएशन की। अब जो अगला क्वेश्चन और अगले सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे उसमें अब ये सारी चीजें जो हमने करी हैं वो तो हम लेंगे ही, उसके अलावा इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की भी चर्चा हम करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और इसके बारे में अब बदस्तूर चर्चा जारी रखेंगे। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।